अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SNMPSX। आज हम बात करने वाले हैं HUBC यानी द हब पावर कंपनी की टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इंसाइट्स के बारे में। ये मेरी स्टॉक रिव्यू की पहली वीडियो है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इस कंपनी और स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएं। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हबको के फंडामेंटल से। अभी मेरे सामने हबको की फर्स्ट कॉर्पोरेट एनालिस्ट ब्रीफिंग जो 2020 में रिसेंटली आई है उससे मैं स्टार्ट करूंगा कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को और जनरल पब्लिक को अपने बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये कामरान कमाल जो कि HUBC के CEO है, उनका पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस और उन्होंने आकर हब पावर को जब से ज्वाइन किया है उसके बाद से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। जब भी किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले उनके जो हायर अथॉरिटीज़ और मैनेजमेंट्स है उनका प्रोफाइल देखें, क्या वो इतने ज़्यादा केपेबल है कि कंपनी को आगे की तरफ ले जाए, उनकी खुद की फ्यूचर फोरसाइट क्या है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग का आइडिया वही बता सकता है जो कि इस प्लानिंग में इन्वॉल्व हो। और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कंपनी का फेस भी होता है और कंपनी का पूरे 10 से 15 साल का प्लान उसी के हाथ से बनता है, वही अप्रूव करता है और वही एक कंपनी को विजन देता है। हम बात करने वाले हैं HUBC के इंडस्ट्री आउटलुक के ऊपर, उसके सर्कुलर डेट्स की क्या रीसेंट एग्रीमेंट्स हुई है, HUBC के अंडर जितने भी उनकी सब्सिडरीज आती है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और इस पूरे ईयर में उनके साथ क्या मिसहैप्स हुए हैं, उनके फाइनेंशियल इंसाइट्स और वो आगे किस तरीके से अपने इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे उनके ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज़ के ऊपर। चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी जो है वो HUBC की एक सब्सिडरी है जिसने पिछले क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और जो उसके साथ एक मिसहैप हुआ था उसकी पूरी डिटेल्स इसमें लिखी हुई कि किस तरीके से उसने अपने लॉसेस को इंश्योरेंस से कवर किया था और उन्होंने आने वाले टाइम के लिए क्या प्रिकॉशंस ली है, किस तरीके से उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लान मंगवा के रखा है। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें इसीलिए अटैच की है क्योंकि अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करेगी तो पूरा ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर एनर्जी और थल नोवा पावर थर कंपनी जो है ये भी HUBC के अंडर आती है जिसकी एक्सपेक्टेड 2022 के फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वो 68% और 46% की अवेलेबिलिटी के साथ होगा और उन्होंने कोविड-19 के अंदर जितना उनको लॉस हुआ था उससे किस तरीके से अपनी डेट को रिकवर किया है। डिसबर्समेंट पेमेंट आने वाली है, शिपमेंट जो है उन्होंने अपने नए कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए मंगवा ली है और वो जल्द से जल्द अपनी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करेंगे। तो ये इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक अपडेट है क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसकी भी अर्निंग्स आएगी तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट किसके शेयर प्राइस और किस तरीके से उसके बुक्स पे आएगा, ये हब को ही बेनिफिट देगा। जिस तरीके से लकी ग्रुप की इतनी सारी सब्सिडरीज है और उसके सबकी प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे किसको सपोर्ट करती है, लकी को करती है, लकी सीमेंट को करती है। इसी तरह ये सारी छोटी छोटी सब्सिडरीज का सारा इम्पैक्ट HUBC के ऊपर आएगा। ENI के अंदर जो है वो HUBC ने एक्विजिशन की है, जॉइंट वेंचर खोला एक प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ जो है और इसका फोर्थ क्वार्टर के अंदर से इसके रेवेन्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये HUBC के जो है वो पोस्ट ट्रांसफ़र ओनरशिप है बुक्स की, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि HUBC को लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। हमने काफ़ी टाइम से HUBC के शेयर को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अपनी बुलंद तरीन सतह के अंदर HUBC ने क्या परफॉर्मेंस दिया था और क्या हम टारगेट्स इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर लेके रख सकते हैं, ये मैं आपको आने वाली अपनी टेक्निकल सेगमेंट में बताऊंगा। अभी हम इस वक्त फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं इसके, और फंडामेंटल्स भी ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल और फाइनेंशियल्स, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब ये है HUBC की ऑपरेशनल हाइलाइट्स। क्योंकि लास्ट ईयर कोविड के ईयर की वजह से अभी रिकवरी स्टेज पर है और बारिशों के अंदर जो हमने देखा था कि 2 से 3 दफ़ा एक पावर ब्रेकआउट्स आए थे,
तो उसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी कम है, अपने पिछले ईयर से कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उन्होंने पहले से बता दी कि हम उसको ब्रेक करेंगे। लोड फैक्टर्स दिखाया है कि लोड फैक्टर जो है वो 2019 से 2020 के ईयर के अंदर कम था, लेकिन 2020 से 2021 के ईयर के अंदर ज़्यादा हुआ और काफ़ी एक्सटेंसिव ग्रोथ दिख रही है। ऑपरेशनली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है हमें, लेकिन हम इसकी फाइनेंशियल साइड भी देखते हैं। इनके ऑपरेशनल गोल्स और वेरिएंसेस को देखकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि करंट ईयर में इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, जिसके सॉल्यूशंस इनके पास है। अगर कंपनी के पास सॉल्यूशंस है, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट नहीं होगा जिसको कोविड के बाद अपने बिजनेस लाइन को कंटिन्यू रखने में प्रॉब्लम्स ना आई हो, सबके पास आई है। किसी ने जल्दी रिकवर कर लिया, किसी के पास एक्शन प्लान अवेलेबल था और कोई करंटली एक्शन प्लान को बना रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो HUBC इज़ वन ऑफ द सेक्टर जिसको न्यू एक्शन प्लान बनाना पड़ा है और वो करंटली इम्प्लीमेंट भी करे, जिसके रिजल्ट कुछ टाइम बाद दिखेंगे। ये है जी HUBC के फाइनेंशियल हाइलाइट्स। रेवेन्यू 13% इंक्रीज होके 54,639 मिलियन रुपीस के अंदर है। नेट प्रॉफिट 35% बढ़ा है। EPS 35% बढ़ गया है। EPS इस वक्त 25.97 है पर शेयर। अब प्रीवियस EPS हम देखते हैं कि प्रीवियस EPS था कितना, और ये कंसोलिडेटेड है। ये है जी प्रॉपर फाइनेंशियल इनसाइट्स 30 जून तक का, कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड से मुराद सारी सब्सिडरीज का टोटल, और अनकंसोलिडेटेड से मुराद सिर्फ HUBC इटसेल्फ का। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं HUBC इटसेल्फ की। टोटल जो है वो रेवेन्यू में 17% का इंक्रीमेंट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट 14% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट जो है 111% बढ़ा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सिर्फ पर्सनली यानी एक्सक्लूसिवली हम इस वक्त HUBC की बात करें तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और EPS 16.52 है, यानी टोटल EPS में से 16% HUBC का अपना EPS है, यानी कंपनी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रखती है फाइनेंशियली। कंसोलिडेटेड के अंदर देखा जाए तो 13% रेवेन्यू बढ़े हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट 8% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 34.5% बढ़ा है, और EPS 34.5% बढ़ के 25.97 बढ़ा है। पिछले ईयर का EPS 19 था, इस ईयर का EPS 25 था। और अनकंसोलिडेटेड यानी HUBC का इटसेल्फ 7.84 था पिछले साल, और इस साल 16.52। ये आपको दोनों ईयर के कंपैरिजन नज़र आ रहे हैं, और ये कंपैरिजन काफ़ी हेल्दी इंफॉर्मेशन दे रही है कि कंपनी इस वक्त ग्रोथ माइंडसेट के साथ है, अपने मूव्स को आगे बढ़ा रही है। भले इनका शेयर मार्केट में टेक्निकली परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फंडामेंटली जो है वो HUBC लॉन्ग रन के लिए एक अपसाइड कॉल हमें दे सकता है। इसमें वेरिएंसेस के रीजंस भी दिए हुए हैं कि सब्सिडरीज का डिविडेंड इतना अच्छा मिला था, फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई थी, एक्सचेंज रेट में रुपीज़ का जो है वो डेप्रिसिएशन आया था, जिसकी वजह से उनको, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं अपने सारे इक्विपमेंट्स को, अपने सेटअप्स को। एक एक्स्ट्रा प्लांट भी सेटअप किया है कि अगर अल्लाह ना करे कोई और मिसहैप आ जाता है, सारे पावर प्लांट जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर चले जाते हैं, ब्रेक डाउन की तरफ जाते हैं, तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव प्लांट भी आ गया, यानी इतना ज़्यादा लॉस हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करें तो CA और ICA में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मेरिट अवार्ड मिला है इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स की अपने लेआउट और प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो फंडामेंटली आई बिलीव कि HUBC इज़ वन ऑफ द गुड एंड ग्रेटेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन एनर्जी सेक्टर, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। के टेक्निकल इंसाइट्स के ऊपर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो HUBC हो या कोई भी और कंपनी हो, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट और आप अपना ट्रेडिंग प्लान डिसाइड कर लें कि आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टाइम फ्रेम कम हो और आप डबल टारगेट्स एक्सपेक्ट करके बैठ जाएँ। इसी तरीके से
आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्ट करना है तो फिर आपने अपना रिस्क प्लान, रिस्क असेसमेंट, रिस्क पेशेंस, रिस्क एडेप्टिवनेस इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अपने स्टॉप लॉसेस को उस हिसाब से एडजस्ट करने होंगे, क्योंकि ये सब एक नॉन फाइनेंशियल एडवाइस है। मैंने अपनी एनालिसिस के मुताबिक आपके सामने एक डेटा प्रेजेंट किया है। अब आप इसको किस तरीके से कंसिडर करते हैं, इस फिगर्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। आपने कभी भी किसी के भी कहने के ऊपर अपने स्टॉक्स को बाय या सेल नहीं करना है। आपने अपनी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, ये मैं आपको सिखाएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसके बाद से एनालिसिस खुद करें। स्टार्ट करते हैं HUBC के टेक्निकल इंसाइट से। इससे पहले कि मैं आपको टेक्निकल इंसाइट्स और इसके टारगेट्स आपको दिखाऊं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। आपने एक बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे ये कहते हैं कि जब भी मार्केट क्रैश करती थी, मैं ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट्स के साथ उसमें बाय करता था। क्यों? क्योंकि ये वही टाइम होता था जिसके अंदर सारे परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो है वो हमें डिप के अंदर मिलते थे, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन पॉसिबल होती थी, और उसको फिर 1 साल से ज़्यादा यानी कि 2 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल के बाद जो है वो रिटर्न देता था। तो लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो 1-2 महीने के अंदर एक्सपेक्ट करने बैठ जाए। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी है कि आपने जो है वो काफ़ी पेशेंस रखना होगा, और उसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म से मुराद होती है हमारी तकरीबन 3 से 4 महीने। मीडियम टर्म से हमारी मुराद होती है कम से कम 6 से 8 या 9 महीने, और लॉन्ग टर्म से मुराद होती है मोर देन 1 से 2 ईयर्स। तो आपको उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल्स के साथ स्टिक रहना है, अपनी न्यूज़ के साथ स्टिक रहनी है कि आपको जितने भी स्टॉक्स है उसकी न्यूज़ पता हो। ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और आपको पता ही नहीं। और लेकिन अगर आप नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो इस हिसाब से कीजिएगा कि आपको उसकी बाकी की परफॉर्मेंस का आइडिया हो कि यार अगर नेगेटिविटी आ गई तो भी इतना मसला नहीं है, स्टॉक परफॉर्म कर लेगा। लेकिन टेक्निकल इंसाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो HUBC का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 83 मई के अंदर। उसने कोशिश की थी, 83 को टच करके रिवर्ट हो गया था। उसके बाद जो है वो, ये मैं आपको दिखाऊं कि 2021 के स्टार्ट पे वो 23 के ऊपर 83 के ऊपर था। 83 से फिर जो है वो रिवर्ट हुआ। उसके बाद जो है वो फिर से उसने कोशिश की थी कि वापस जाए ऊपर की तरफ, लेकिन वो फिर से रेसिस्ट हुआ यहाँ से, और इस एरिया पे एक्यूमुलेशन आपको अच्छी खासी दिखने को मिलेगी। मैं आपको एक इंडिकेटर भी दिखाता हूँ। एक्यूमुलेशन के बाद वो फिर नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया, और उसके बाद अब उम्मीदें पूरी है कि वो 83 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, क्योंकि एक W पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट होगा। थोड़ा सा रेजिस्ट होने के बाद उसकी मूव जो है वो ऊपर की ही होगी। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 93 का, और फिर अच्छी खासी हमें नेगेटिविटी और करेक्शंस देखने को मिलेगी, और उसके बाद वो अपना नया मूव बनाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट होगा 83 के बाद आपका लॉन्ग मीडियम टर्म का टारगेट होगा 93 या 105, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पेशेंस रखते हो, मार्केट किस हिसाब से मूव करती है। क्योंकि ये स्टॉक अगर देखिए, हर स्टॉक के अंदर एक नेगेटिविटी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर मार्केट एक नेगेटिव परफॉर्मेंस के अंदर थी, नेगेटिव करेक्शंस के अंदर थी। बहुत मार्केट ने करेक्शंस किया है। और फिर जो है वो मीडियम टर्म के 105 टारगेट के बाद, अब मैं उन लोगों को बताऊँ जो लॉन्ग टर्म की इनसाइट्स रखते हैं, तो लॉन्ग रन के अंदर इसका जो टारगेट बनेगा वो अराउंड 146 बन सकता है। 146 बन सकता है, ज़्यादा तो उसके ऊपर भी है, लेकिन 146 हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये 146 यानी ऑलमोस्ट डबल जो है वो डबल के करीब ऑलमोस्ट डबल के करीब जो है वो हमें रिजल्ट दिखाएगा। जिसमें से अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15%, और नॉन फाइलर है तो 30% आपका टैक्स रिड्यूस होने के बाद नेट प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा। अब ये तो मैंने आप सोच रहे होंगे कि लाइंस मार्क करके दिखा दी है, रियल में जो है मुझे क्यों पता चल रहा है कि इस तरीके से ये परफॉर्म कर सकता है। ये एक इंडिकेटर है फिशर आपको बताते हैं कि इस वक्त ये मार्केट के अंदर क्या ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से कोई भी स्टॉक नीचे होता है दैट मीन्स ये अभी ओवरसोल्ड है, और ज़ीरो लाइन से जो भी स्टॉक ऊपर होगा दैट मीन्स ये अभी ओवरबॉट है। इसका मैक्सिमम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो है वो रहा है अराउंड 3 के आसपास, तकरीबन 3.2 के आसपास इसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रहा है। अभी तक इसने उस लेवल को टच नहीं किया है
जिसके अंदर हम 105 की प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए अगर हम 83 के टारगेट को देख रहे हैं तो इसका ऊपर जाना पॉसिबल है, और ये कुछ जाएगा अराउंड 0.9 के ऊपर। 0.9 के ऊपर जो है इसकी एक्सपेक्टेशन है, या अराउंड 1 समझ लो कि अगर 1 तक ये टच करता है तो ये जाएगा अराउंड 83। अब ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो के नीचे यानी ओवरसोल्ड है, तो मार्केट ने इसकी मूव्स लेते 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 कुछ 2 से 3 महीने लग जाएंगे इसको 83 तक पहुंचते पहुंचते, और ये इंशाल्लाह वहाँ तक जाएगा। इसके फाइनेंशियल्स हमने देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसके पास आने वाले अगर ब्रेक डाउन सिचुएशन हो जाती है उसके लिए इसके पास प्लान अवेलेबल है, यानी कंटिजेंसी का प्लान स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल प्रोजेक्ट्स अच्छे लाइनअप हुए हुए हैं, सब्सिडरीज आउट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे रही है, डिविडेंड्स इसने अच्छे अनाउंस किए थे जो हमने देखे, और ईपीएस बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। टेक्निकली इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने में, अभी ये ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर आएगा तो थोड़ी सी फिर करेक्शन लेगा। अब हम देखते हैं कि इसका मीडियम टर्म टारगेट जो हमने 105 से एक्सपेक्ट किया है, ये 1 साल के करीब पहले था कोविड की सिचुएशन के अंदर। कोविड के बाद इसको रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा है, और अभी तक जब उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। साल के कुछ हमारे जो है वो 13 से 18 महीने निकल गए हैं। अगर हम जनवरी 2020 से देखें तो काफ़ी टाइम लग गया रिकवर करने में, लेकिन ये इंशाल्लाह रिकवर करेगा। और अपने मीडियम टर्म टारगेट यानी हमें मज़ीद कितना वेट करना है, हमें अपने टारगेट के लिए मज़ीद वेट करना होगा 8 से 9 महीने मीडियम टर्म के लिए, तब वो जाकर 93 और 105 के लेवल को टच करेगा। और फिर तकरीबन साल से 1.5 साल या 2 साल या 2 पॉइंट यानी 1 साल से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा की पीरियड के अंदर हम वेट करते हैं इसके अंदर, और इसके डिविडेंड्स को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, शरिया कंप्लाइंट है, तो हमें इसके डिविडेंड्स भी मिलेंगे। तो हम इसको डिविडेंड्स को एंजॉय करते करते वेट करेंगे, तो ये हमें लॉन्ग टर्म के अंदर जो 146 का टारगेट है उस तक पहुंचने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। 2018 के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी, जब से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, और ये उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। 105 के लेवल को एक दफ़ा इसने रीटेस्ट किया था 2020 के अंदर, उसके बाद जो है इसने दोबारा इस लेवल तक नहीं पहुंच सका। 2020 से हमारे सिचुएशन सामने हैं, और इसको लॉसेस हुए थे, कोविड आ गया था, लेकिन अब जो है इसके पास प्लान अच्छा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इंशाल्लाह जो है ये 146 के लेवल को 2 से 28 साल के अंदर टच कर जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली इसे टाइम लगेगा, मैंने आपको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लेवल्स बता दिए। आपने कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, और आप इस कंपनी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।